आइए स्टूडेंट्स, अगला प्रत्यय पढ़ते हैं। तुमुन प्रत्यय, ध्यान दीजिए। तुमुन प्रत्यय में पहला नियम है, तुमुन प्रत्यांश से बने शब्द अव्यय होते हैं। तुमुन प्रत्यय जिन धातुओं के लगेगा उनसे जो निर्मित पद होगा वह अव्यय कहलाएगा। इसलिए अव्यय कहलाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि इनके रूप नहीं चलेंगे, ये यथा स्थिति में रहेंगे, क्योंकि अव्ययों का ये नियम होता है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यद न वेति तद अव्ययम। जो तीनों लिंगों में, तीनों विभक्ति, सभी विभक्तियों में और तीनों वचनों में परिवर्तन नहीं होता, यथा का यथा रहता है, उसे अव्यय कहते हैं। इसलिए इससे निर्मित जो पद बनेगा तुमुन प्रत्यय से वो अव्यय कहलाएगा, उसके कोई रूप नहीं चलेंगे, तीनों लिंगों में वह समान रहेगा। दूसरा नियम देखते हैं, तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहेगा, तुमुन प्रत्यय में तुम अवशिष्ट रहेगा। और तीसरा नियम कहता है इसका प्रयोग के लिए अर्थ में होता है। जैसे पट धातु से तुमुन जोड़ेंगे तो बनेगा पढ़ने के लिए, हंस से जोड़ेंगे तो बनेगा हंसने के लिए, गम से जोड़ेंगे तो बनेगा जाने के लिए, लिख से जोड़ेंगे तो बनेगा लिख के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस धातु के साथ में जुड़ेगा उस धातु का जो अर्थ होता है उसके साथ में के लिए जुड़ेगा। और मुख्य बात यहाँ ध्यान देने योग्य ये चौथा नियम है, भविष्य अर्थ में क्रियार्थक क्रिया उपपद रहने पर यह मुख्य क्रिया में लगता है। भविष्यत अर्थ में, अर्थात एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। राम है पाठम पठितुम, राम है पाठम पठितुम विद्यालयम गच्छति। राम है पाठम पठितुम विद्यालयम गच्छति। राम पाठ पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। इस वाक्य को कंप्लीट करते हैं भविष्य अर्थ में, अर्थात राम का उद्देश्य क्या है? राम का उद्देश्य यहाँ पाठ को पढ़ना। इस पाठ को पढ़ने के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए वो विद्यालय की ओर प्रस्थान करता है। अगर राम का कोई उद्देश्य नहीं होता तो वो विद्यालय नहीं जाता। इसलिए उसका जो चलायमान हो रहा है पैरों का, जो गमन क्रिया हो रही है, उसका उद्देश्य क्या है? पाठ पढ़ना। तो क्रियार्था क्रिया उपपद रहने पर, क्रियार्था क्रिया उसको कहते हैं, दो क्रिया होती है, एक मुख्य क्रिया होती है, एक मुख्य क्रिया की सहायक क्रिया होती है जो कि मुख्य क्रिया को पूर्ण करने में सहयोग देती है। तो यहाँ पर मुख्य क्रिया, राम की मुख्य क्रिया क्या है? पाठ को पढ़ना। और सहायक क्रिया क्या है? विद्यालय जाना। क्योंकि जब वो विद्यालय नहीं जाएगा तब तक वो पाठ नहीं पढ़ेगा। तो मुख्य क्रिया जो है उसको पूर्ण कराने वाली जो क्रियार्थ क्रिया उपपद रहती है, इस सहायक क्रिया जहां रहेगी वहां पर मुख्य क्रिया में ये तुमुन प्रत्यय लगेगा। यानी दो दो क्रियाएं आएगी, दो दो धातु आएगी, एक सहायक धातु आएगी, एक मुख्य क्रिया आएगी। सहायक क्रिया जहां पर आएगी वह सहायक क्रिया उस मुख्य क्रिया को पूर्ण करवाने के लिए वहां पर तुमुन प्रत्यय लगेगा। तो यहाँ पर वाक्य बना है हमारे सामने, राम है जो कि करता है पाठम, पाठ को पढ़ने के लिए, ये मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया राम पाठ पढ़ने के लिए विद्यालयम गच्छति, गच्छति जाता है, ये क्रियार्थ क्रिया उपपद है। अर्थात मुख्य क्रिया को पूर्ण करने के लिए जिस क्रिया को काम में लिया जाता है वह क्रियार्थ क्रिया उपपद धातु कहलाती है। अगर वो जाता नहीं तो वो पाठ पढ़ता नहीं। एक अन्य उदाहरण से और इसको सही तरीके से और सरल तरीके से और समझते हैं। कृषक है, कृषक है बीजम वप्तुम, बीजम वप्तुम क्षेत्रम, क्षेत्रम गच्छति। कृषक है किसान, बीजम वप्तुम बीज बोने के लिए, क्षेत्रम गच्छति खेत में जाता है। ध्यान रखिए यहां पर दो क्रियाएं हैं। एक मुख्य क्रिया है जो किसान का उद्देश्य क्या है? किसान का उद्देश्य है बीज बोना। क्षेत्र में वो क्यों जा रहा है? बीज बोने के लिए। और बीज बोने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? घर से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मुख्य क्रिया है
वो है बीज बोना, और यहाँ पे बोने के लिए वप धातु का प्रयोग किया गया है, और वप धातु में तुमुन प्रत्यय जुड़ करके, और तुमुन का तुम शेष रहेगा, और वप में जुड़ करके बनेगा वप्तुम, अर्थात किसान बीज बोने के लिए क्षेत्र में जाता है। तो भविष्य में कोई क्रिया करने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी उद्देश्य को लेकर के चलता है, तो सहायक क्रिया के द्वारा मुख्य क्रिया में ये तुमुन प्रत्यय लगेगा। जहां भी तुमुन प्रत्यय लगेगा वो पद अव्यय कहलाएगा, फिर चाहे पुल्लिंग का हो, चाहे स्त्रीलिंग का हो, चाहे नपुंसक का कर्ता हो, उस तुमुन प्रत्यय युक्त पद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ कृषक के स्थान पर अगर स्त्रीलिंग का कोई पद आता है, जैसे रमा आ जाता है, तो भी वक्तुम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये कर्ता अगर बहुवचन में आता है, कृषकाहा, तो भी यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये स्त्रीलिंग के बहुवचन में आएगा तो भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए कहा गया है कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु, समान होता है अव्यय तीनों लिंगों में। इस प्रकार से आपको इस सारणी में ध्यान दीजिए। अब ये चारों नियम आपको ध्यान में रखने हैं, और धातु से ये तुमुन प्रत्यय कैसे जुड़ता है इसे देखते हैं। पट धातु में सीधा सीधा तुमुन जुड़ जाएगा, तुम बचेगा उसका, वहां पर अट आगम ईटो आगम होगा, और ई जुड़ करके बनेगा पठितुम। दूसरी धातु देखिए लिख। लिख में क्या होता है कि उपदा में जहां भी ई होता है वहां गुणादेश होता है, तो लिख का बन जाएगा लेख, और तुमुन जुड़ जाएगा तो बन जाएगा लेखितुम। ऐसे ही हंस है, हंस में सीधा सीधा जुड़ जाएगा हंसितुम, अर्थात हंसने के लिए, लेखितुम लिखने के लिए, पठितुम पढ़ने के लिए, बालक है पठितुम विद्यालयम गच्छति, छात्र लेखम लेखितुम प्रकोष्ठम आगच्छति। हंस अर्थात हंसितुम हंसने के लिए है। सर्वे है अभिनय करता रहे, हंसितुम अभिनयम कुर्वन्ति, सभी अभिनय करने के लिए, हंसने के लिए अभिनय करते हैं। क्रिय अर्थात कर्तुम, गायक है कार्यम कर्तुम, गायक है कार्यम कर्तुम, स्वप्रांगणम गच्छति, दृश्य अर्थात देखने के लिए, दर्शकाः मंदिरम द्रष्टुम, दृश्य का बनेगा यहाँ पर द्रष्टुम, मंदिरम द्रष्टुम, दर्शकाः मंदिरम गच्छन्ति, पा अर्थात पातुम, बाल है दुग्धम पातुम, बाल है दुग्धम पातुम, मातु समीपम गच्छति, मातु समीपम गच्छति, गातुम अर्थात गाने के लिए, पातुम अर्थात पाने के लिए, नी अर्थात लाने के लिए, जी अर्थात जीतने के लिए। राम है रावणम जेतुम लंकाम प्रति गच्छति, राम है रावणम जेतुम, राम है रावणम जेतुम लंकाम प्रति गच्छति, राम रावण को जीतने के लिए लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। लंकाम प्रति गच्छति, यहां पर मुख्य क्रिया है लंका को जीतना। राम का उद्देश्य क्या है? लंका रावण को जीतना, लंका में जाकर के रावण को जीतना। इसलिए यहाँ पर चलायमान क्रिया हो रही है गच्छति। तो ये जाना जो क्रिया है ये उसकी सहायक क्रिया है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जीतना। तो उस मुख्य क्रिया में, क्योंकि यहाँ पर अनिश्चितता इसलिए होती है क्योंकि दो दो धातु का प्रयोग होता है, दो दो धातु आएगी तो तुमन प्रत्यय कौन से धातु में लगाना है। इसलिए आप ध्यान रखना कि भविष्य अर्थ में जो क्रियार्थ क्रिया सहायक क्रिया उसकी जो मुख्य क्रिया है जिसको संपन्न कराने के लिए धातु का प्रयोग हो रहा है, इस मुख्य क्रिया में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होगा और यहाँ वाक्य बनेगा राम है रावणम जेतुम लंकाम प्रति गच्छति। राम रावण को जेतुम जीतने के लिए, यहाँ पर जी जो उपदा ई है उसको गुण हो जाएगा और जे हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा लेखितुम हुआ था उसी प्रकार जी का जेतुम हो जाएगा, नी का नेतुम हो जाएगा और जो आकारांत हो जाएगी धातु उनमें सीधा सीधा जुड़ जाएगा। जैसे पा है पातुम पीने के लिए, दा है दातुम देने के लिए, स्ता है स्तातुम बैठने के लिए। इस प्रकार से हमारा ये तुमुन प्रत्यय कंप्लीट होता है। आइए छात्रों, अब हम मतु प्रत्यय का अध्ययन करते हैं। ध्यान दीजिए, मतु प्रत्यय भी तद्धित प्रत्यय का एक उदाहरण है। मतु प्रत्यय में इसका अंत में मत अवशेष रहता है और अवशिष्ट पद में मिलकर के एक पूर्ण पद बनाता है।
इसका पहला नियम है तद अस्य अस्ति तद अस्मिन् अस्ति। इसमें इसका प्रयोग होता है तद अस्य अस्ति, अर्थात वह उसका है, अर्थात इससे बना हुआ जो पद आएगा उसका अर्थ होगा कि वह उसमें है। जैसे मैं कहूं कि गुणवान, इसका मतलब हुआ कि गुण उसमें है। मैं कहूं धनवान, तो तद अस्य अस्ति, गुण उसमें है, गुणवान, धन उसमें है। या फिर वह उसमें है, तद अस्मिन् अस्ति, अर्थात वह उसके पास है। जैसे मैं कहूं धनवान, अर्थात धन उसके पास में है। यह प्रकट करने के लिए मतु प्रत्यय का प्रयोग होता है। पुल्लिंग में भवत के समान, स्त्रीलिंग में नदी तथा नपुंसक में जगत के समान इसके रूप चलते हैं। पुल्लिंग में भवत के समान रूप चलते हैं, जैसे भवान, भवन्तौ, भवन्तः। इसी प्रकार गुणवान, गुणवन्तौ, गुणवन्तः। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर अवशिष्ट रहता है मत और यहाँ पर जुड़ रहा है वान। इसका क्या कारण है? ये तीसरा नियम देखिए, सामान्यतः ए और आ के साथ में वान जुड़ता है और ई, उ, ओ, ए इत्यादि के साथ में मान जुड़ करके पद बनता है। जैसे हमारे सामने गुण पद है, इस गुण पद में जब हम मतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो गुण में ए है, इसलिए यहां पर वान जुड़ करके बनेगा गुणवान। स्त्रीलिंग में बनेगा गुणवती। अगर पुल्लिंग में हम किसी को कहेंगे गुणवान छात्र, गुणवान बालक है, गुणवान मानव है, गुणवान सज्जन है, इसी को स्त्रीलिंग में बोलेंगे तो बालिका के लिए बोलेंगे हम गुणवती, गुणवती बालिका, गुणवती छात्रा, गुणवती देवी, गुणवती लक्ष्मी। स्त्रीलिंग में गुणवती आएगा और गुणवत आएगा नपुंसक में। जैसे गुणवत अन्नम, गुणवत पुस्तकम, गुणवत फलम, गुणवत मिष्टानम। इस प्रकार से सभी जितने भी पद है इनका प्रयोग पुल्लिंग में वान और मान के साथ जुड़ करके होता है। मान का एक उदाहरण देखते हैं, शक्ति। शक्ति में ई है, इसलिए यहां पर मान जुड़ेगा और पुल्लिंग में बनेगा शक्तिमान, स्त्रीलिंग में बनेगा शक्तिमती और नपुंसक में बनेगा शक्तिमत। ये मैंने जो उदाहरण लिखे हैं यहाँ पर पदों के साथ में, ये सभी इसको दर्शाते हैं तद अस्य अस्ति और तद अस्मिन् अस्ति, अर्थात जिसमें गुण होता है उसको कहते हैं हम गुणवान, जिसके पास में धन है उसको हम कहेंगे धनवान, जिसके पास ज्ञान है उसको हम कहेंगे ज्ञानवान। इसी प्रकार जिसने विद्या अर्जित कर रखी है उसे कहेंगे हम विद्यावान, जिसके पास में शक्ति का संचय है उसे हम कहेंगे शक्तिमान, जिसके पास में बुद्धि है उसे कहेंगे बुद्धिमान, और श्री जिसके पास में लक्ष्मी है उसे हम कहेंगे श्रीमान। इन्हीं पदों को स्त्रीलिंग में हम वती से और मती से बोध करवाते हैं और नपुंसक में वत से बोध करवाते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं, उनके माध्यम से किस प्रकार इनका प्रयोग होता है समझते हैं। मैंने यहाँ उदाहरण लिख रखा है। सर्वप्रथम रिक्त स्थान है, जन है उत्तमम मार्गम चिनोति। व्यक्ति अर्थात जन उत्तम मार्ग का चयन करता है। कौन सा व्यक्ति उत्तम मार्ग का चयन करता है? यहाँ पर हमें गुण पद से मतु प्रत्यय लगाना है। तो गुण से मतु प्रत्यय लगाने पर हमारे पास में तीन पद है, एक है गुणवान, एक है गुणवती और एक है गुणवत। तो हमें क्या करना है? हमें कर्ता को देखना है कि कर्ता पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का है या फिर नपुंसक का है। तो कर्ता पर हम जाते हैं, कर्ता है यहाँ पर जन है, जन पद पुल्लिंग का माना जाता है और जन यहाँ पर अकेला है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा गुणवान। तो पद बनेगा पूर्ण वाक्य हमारा गुणवान, गुणवान जन उत्तमम मार्गम चिनोति। गुणवान व्यक्ति उत्तम मार्ग का चयन करता है। द्वितीय वाक्य देखिए, बालिका अध्ययनम करोति। बालिका अध्ययन करती है। यहाँ पर हमें ज्ञान पद से मतु प्रत्यय जोड़ना है। हम जाएंगे बालिका पर, बालिका है स्त्रीलिंग की, तो यहाँ पर ज्ञान पद से स्त्रीलिंग में बन रहा है ज्ञानवती। तो वाक्य बनेगा हमारा ज्ञानवती
बालिका, ज्ञानवती बालिका अध्ययनम करोति, ज्ञानवती बालिका अध्ययन करती है। आगे देखिए, जन सफलतायै अभ्यासम करोति, व्यक्ति सफलता के लिए अभ्यास करता है। यहां पर हमें बुद्धि पद से मतु प्रत्यय जोड़ना है। जैसा कि हमें ध्यान है कि बुद्धि पद से पुल्लिंग में बुद्धिमान, स्त्रीलिंग में बुद्धिमती और नपुंसक में बुद्धिमत बनता है। हम यहां से सीधे कर्ता में जाएंगे और कर्ता को देखेंगे कि कौन से लिंग का है। कर्ता हमारे पास में है जन, ये पुल्लिंग का है और प्रथमा का एक वचन है, तो यहां पर आ जाएगा बुद्धिमान। यहां पर क्या आ जाएगा? बुद्धिमान। बुद्धिमान जने सफलतायै अभ्यासम करोति। अगला उदाहरण है सह रिक्त स्थान दृश्यते। यहां पर हमें शक्ति पद से मतु प्रत्यय जोड़ना है। यहां पर जो करता है सह, वह तद शब्द का पुल्लिंग का है, क्योंकि सर्वनाम पद है, संज्ञा पद नहीं है। तो सर्वनाम में यहां पुल्लिंग का होने के कारण से यहां पर शक्ति पद से बनेगा शक्तिमान। तो ये वाक्य बन जाएगा सह शक्तिमान दृश्यते, वह शक्तिमान लग रहा है, वह शक्तिमान लग रहा है। ये मैंने जितने भी यहाँ पर उदाहरण लिखाए हैं, ये केवल पुल्लिंग के एक वचन के हैं, स्त्रीलिंग और नपुंसक के भी एक एक वचन के हैं। द्विवचन और बहुवचन भी आपको कई बार वाक्यों में मिल जाता है, इसलिए आप ध्यान रखना। अगर आपको स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में या फिर नपुंसक में अगर द्विवचन और बहुवचन में वाक्य पूछ लिया जाता है, तो वहां पर आपको इसके रूप चलाने हैं। किस प्रकार से? पुल्लिंग में बहुत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसक में जगत के समान चलाने हैं। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। मान लीजिए हमारे सामने उदाहरण आ जाता है, जनाः ग्रामम गच्छन्ति। इसमें हमें गुण पद के साथ में मतु प्रत्यय जोड़ना है। तो सर्वप्रथम मतु प्रत्यय लगाने के लिए हम क्या करेंगे? कर्ता में जाएंगे और कर्ता को देखेंगे कि कौन से लिंग का है। जनाः, ये जनाः पद पुल्लिंग का है और बहुवचन का है। तो यहाँ पर गुण पद से हमें जैसा कि ध्यान है कि गुणवान बनता है एक वचन में, लेकिन हमें लगाना है बहुवचन में। तो बहुवचन बनाने के लिए हम भवत शब्द में आते हैं, उसके रूप चलते हैं भवान, भवन्तौ, भवन्त। उसी प्रकार इसके रूप चलाएंगे हम गुणवान, गुणवन्तौ, गुणवन्त। तो ये वाक्य बनेगा गुणवन्तः जनाः ग्रामम गच्छन्ति। गुणवान व्यक्ति गांव की ओर जाते हैं। मान लीजिए स्त्रीलिंग का कई बार पूछ लिया जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से स्त्रीलिंग में भी समझते हैं हम। बहुवचन में बालिकाः विद्यालयम गच्छन्ति। यहां पर हमें उसी गुण पद से मतु प्रत्यय लगाना है। इस वाक्य को पूर्ण करने के लिए हम कर्ता पर जाएंगे। कर्ता है बालिकाः, लेकिन बालिका एक वचन में नहीं है, यहाँ पर बहुवचन में है। एक वचन में अगर हमें लगाना होता तो हम आसानी से यहाँ पर गुणवती कर सकते थे, लेकिन ये बहुवचन में है और बहुवचन में बनाने के लिए हमें नदी शब्द जैसे चलता है उसका बहुवचन उसी प्रकार से इसके रूप चलेंगे। तो नदी, नद्यौ, नद्य, गुणवती, गुणवत्यौ, गुणवत्य। तो यहाँ पर वाक्य बनेगा गुणवत्यः बालिकाः विद्यालयम गच्छन्ति। गुणवती बालिकाएं विद्यालय जाती है। इस प्रकार से आप आसानी से मतु प्रत्यय को हल कर सकते हो। किसी भी वाक्य में मतु प्रत्यय का अगर आपको प्रयोग करना है, मुख्य रूप से आपको यह ध्यान रखना है कि पद के साथ में वानवती वत और मानमती मत लगेगा और उनके तीनों लिंगों में रूप चलेंगे। कर्ता को देख करके हम मतु प्रत्यय लगाएंगे, आसानी से हम मतु प्रत्यय बना सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, स्वय और तल प्रत्यय पढ़ते हैं। इसका सूत्र होता है तस्य भाव त्वय तलौ। ये सूत्र कहता है कि तस्य भाव अर्थात भाव अर्थ में स्वय और तल प्रत्यय लगता है। भाव अर्थ में ये दोनों प्रत्यय लगते हैं। तल प्रत्यांत जो पद होता है वो भी भाव में होता है और स्वय प्रत्यांत पद होता है वो भी भाव में होता है। अर्थात ये दोनों ही प्रत्यय भाव को बोधित करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। फर्क केवल इतना सा है कि त्वय प्रत्यय से निर्मित पद नपुंसक का होता है और तल प्रत्यय से निर्मित पद स्त्रीलिंग का होता है। तो उसके तो रूप चलेंगे तल वाले के स्त्रीलिंग में और त्वय वाले के चलेंगे नपुंसक में। बस इतना सा फर्क है, बाकी वो का वो है। आइए,
कुछ पदों से देखते हैं। अब तक हमें जो प्रत्यय पढ़े हमने, सत्री है, सानच है, तव्यत है, अनियर है, मतुप है, ल्यप है, स्वा प्रत्यय है, ये सभी धातु के साथ लगते थे। ये त्व और तल प्रत्यय जो है ये पद के साथ लगेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ये तद्धित प्रत्यय का प्रत्यय है। तो सज्जन पद से तल प्रत्यय जोड़ने पर बनता है सज्जनता, और सज्जन पद से स्व प्रत्यय जोड़ने पर बनता है सज्जनत्वम। तो आप इसमें आराम से समझ गए होंगे कि तल प्रत्यय जोड़ने पर हमें इस लय का लोप हो जाता है और स्त्रीलिंग में बनता है ता, अर्थात टाप प्रत्यय होकर के इसमें जुड़ जाता है। तो ता जोड़ना है हमें। सज्जन में जोड़ेंगे तो बनेगा सज्जनता, मानव में जोड़ेंगे तो बनेगा मानवता, ज्ञान में जोड़ेंगे तो बनेगा ज्ञानता, गुण में जोड़ेंगे तो बनेगा गुणता, देव में जोड़ेंगे तो बनेगा देवता। इसी प्रकार शिशु में बनेगा शिशुता, कवि का बनेगा कविता, शिव का बनेगा शिवता। सभी उदाहरणों में अगर हम त्व प्रत्यय जोड़े तो वहां पर त्वम, अंत में त्वम जुड़ जाएगा। सज्जन का सज्जनत्वम, मानव का मानवत्वम, इस प्रकार से इनका प्रयोग होता है। आइए कुछ उदाहरण, एक दो उदाहरण देखते हैं, उनमें इनका प्रयोग किस प्रकार से होता है। एक वाक्य में लिखता हूं यहाँ पर, मानवस्य दृष्टा, यहाँ पर मानव पद से हमें तल प्रत्यय जोड़ना है। तो यहाँ पर बनेगा मानवस्य मानवता दृष्टा, और आपको कुछ भी नहीं करना है। एक अन्य उदाहरण देखते हैं, देवई देवई अस्मादि स्मरणीय। यहाँ पर हमें गुण पद से तल प्रत्यय जोड़ना है। देवई अस्मादि स्मरणीय, तो यहाँ पर बनेगा देवई गुणता अस्मादि स्मरणीय। इस प्रकार से हमें तल प्रत्यय जोड़ना होता है। एक त्व प्रत्यय का उदाहरण लेकर के देखते हैं, शिशोः अस्ति। यहाँ पर हमें शिशु पद से स्व प्रत्यय जोड़ना है। तो यहाँ पर बनेगा शिशोः शिशुत्वम अस्ति। इस प्रकार से बहुत ही सरल प्रत्यय है, भाव में होता है और पद से होता है। तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। तल प्रत्यय का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में होता है और त्व प्रत्यय का प्रयोग नपुंसक में होता है। केवल इतना सा हमें ध्यान रखना है। आइए विद्यार्थियों, टाप प्रत्यय पढ़ते हैं। टाप प्रत्यय में मुख्य रूप से इस प्रत्यय का प्रयोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए होता है और टाप प्रत्यय का आ शेष रहता है। बहुत ही सरल प्रत्यय है, ज्यादा समस्या नहीं आती इसमें, आराम से सामान्य नियम है, आप आराम से बना सकते हो। जैसे ध्यान दीजिए, पुल्लिंग का शब्द अज, पुल्लिंग का शब्द अज, इसको हमें स्त्रीलिंग में बनाना है। तो अज का बन जाएगा, टाप प्रत्यय इसमें जुड़ेगा और टाप प्रत्यय में आ शेष रहेगा और यहाँ पर दीर्घ संधि होकर के अज का बन जाएगा अजा। इसी प्रकार अश्व, अश्व का बन जाएगा अश्वा। इसी प्रकार बाल का बन जाएगा बाला। आप आराम से देख रहे हो, कोई ज्यादा हमें समस्या नहीं आ रही है, केवल हमें इसमें आ जोड़ करके दीर्घ करना है। लेकिन ध्यान रखना, बहुत सारे पद होते हैं जिनमें क आता है, उनमें हमें इडागम भी करना होता है। जैसे बालक, बालक का बनेगा बालिका, बालक का बना बालिका। गायक का बनेगा गायिका। इसी प्रकार पाचक का बनेगा पाचिका। मूषक का बनेगा मूषिका।
ध्यान दीजिए, मैंने कुछ पद लिखे हैं यहाँ पर, ये सारे जितने भी पद हैं ये पुल्लिंग के हैं, और जब हमने इनमें टाप प्रत्यय लगाया तो टाप का आशेष रहा, इस अज में ये आ जुड़ा तो दीर्घ संधि होकर के यहाँ अजा बना। ये अजा पद जो है ये स्त्रीलिंग का एक वचन है। अब इसके रूप रमा के अनुसार चलेंगे। एक वचन में बनेगा ये अजा, द्विवचन में अजय और बहुवचन में अजाहा। ऐसे ही बालिका का एक वचन, बालक का बालिका, द्विवचन में बालिके और बहुवचन में बालिकाहा। इस प्रकार से इनके रूप चलते हैं। परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न आता है और किस प्रकार से हमें ये टाप प्रत्यय लगाना होता है, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तत्र सा एका चरती, इस प्रकार से वाक्य आता है और यहाँ पर हमें अज पद से टाप प्रत्यय लगाना है। तो हमें पता है कि अज से टाप जोड़ने पर बनता है अजा। हमें सबसे पहले देखने हैं कि यहाँ पर कर्ता कौन है। कर्ता यहाँ पर सा है, स्त्रीलिंग का एक वचन है, तो यहाँ पर आ जाएगा अजा। इसी प्रकार सा तो अध्ययनशीला अस्ति, यहाँ पर हमें बालक पद से टाप प्रत्यय जोड़ना है। सा रिक्त स्थान तो अध्ययनशीला अस्ति, तो बालक का हमें पता है कि यहाँ पर बालिका बनता है, तो कर्ता को देखेंगे, कर्ता एक वचन में इसलिए यहाँ पर बालिका हो जाएगा। लेकिन कर्ता कई बार बहुवचन में भी आ जाता है, जैसे ताहा शर्वाहा गीतम गायन्ति। यहाँ पर हमें गायक पद से टाप प्रत्यय लगाना है। तो हमें पता है कि गायक से बनता है गायिका, गायक से बनता है गायिका, लेकिन यहाँ पर करता है बहुवचन में, तो रमा के अनुसार हम रूप चलाएंगे। रमा रमे रमाहा, गायिका गायिके गायिकाहा। तो गायक पद का स्त्रीलिंग में बहुवचन टाप प्रत्यय जुड़ने पर बनेगा गायिकाहा, तो यहाँ पर आ जाएगा गायिकाहा। इसी प्रकार एते क्रीडाम क्रीडतः, यहाँ पर हमें बाल पद से टाप प्रत्यय जोड़ना है। एते क्रीडाम क्रीडतः, तो बाल से टाप जोड़ने पर बनता है बाला, और बाला बनेगा एक वचन में, और करता है यहाँ पर द्विवचन में। तो रमा के अनुसार रूप चलाएंगे। रमा रमे, बाला का हो जाएगा बाला बाले। ये वाक्य बनेगा एते बाले क्रीडाम क्रीडतः, ये हमारा वाक्य बन गया एते बाले क्रीडाम क्रीडतः। इस प्रकार से आप आसानी से टाप प्रत्यय को हल कर सकते हो।